हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ आरवीएनएल। तो हम वही 5 पैरामीटर्स जो देखते हैं वही देखेंगे इस बार भी। सबसे पहला, कंपनी एंड इट्स इंडस्ट्री। सेकंड, मैनेजमेंट एंड इट्स बिजनेस मॉडल। थर्ड, फंडामेंटल्स। फोर्थ, ग्रोथ। एंड फिफ्थ इज़ वैल्यूएशंस। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी 2003 में इस्टेब्लिश हुई थी। कंपनी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और कंपनी टोटल गवर्नमेंट चलाती है। और ये काम किसके अंदर करती है, मतलब एक काम किसके लिए करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के लिए काम करती है। कंपनी का बिजनेस है, कंपनी ऑल टाइप्स ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स लेती है, जैसे न्यू लेन डालना, डबलिंग करना, गॉज कन्वर्जन एंड रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। मेट्रो प्रोजेक्ट भी करती है, वर्कशॉप एंड कुछ ब्रिज भी, मेजर मेजर ब्रिज भी करती है। आरबीएनएल की रेटिंग की बात करेंगे तो कंपनी को 9 में से 10 बार एक्सीलेंट रेटिंग मिली है। किसने दी है, और वो पब्लिक एंटरप्राइजेस ने। कंपनी पिछले 5 सालों में 4 बार फर्स्ट पीएससी रेलवे में आई है। थर्ड, कंपनी रिसीव रेटिंग। कंपनी ने अभी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस से 97.18 आउट ऑफ 100 की रेटिंग पाई है, जो कि बहुत अच्छी है। अब हम बात करेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। सबसे पहले हम प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग 2019 में 100% थी, तो 2020 में 87.83 हो गई, और जो 2021 में 78.28 हो गई। कंपनी अपनी होल्डिंग इसलिए गिरा रही है क्योंकि वो मार्केट से पैसे उठा पाए, और कोई इसका साइड नेगेटिव नहीं है इम्पैक्ट, पर वो पैसा भी तो उठाना उसको काम करने के लिए, इसलिए वो अपनी होल्डिंग थोड़ी थोड़ी सेल कर रही है। अब हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग ऑफ एफ आईज होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। 2019 में 0% थी जब तो स्टार्ट हुई थी कंपनी। 2020 में 0.5%, 55%, एंड 2021 में 0.41। अभी नई कंपनी है ना, तो उनकी इतनी होल्डिंग है नहीं है, पर जब धीरे धीरे पुरानी होगी, वो अभी लिस्ट हुई है, शायद 1 साल हुआ लिस्ट हुए, इसलिए। अब शेयर होल्डिंग ऑफ डी आईज होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वो उनकी 2019 में 0 थी, 2020 में 2.6% थी, और 2021 में 9.48 हो गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने होल्डिंग अपनी बहुत तेज़ी से अच्छी बढ़ाई है। अब हम बात करेंगे सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर ऑफ अ कंपनी। कंपनी के पास क्या क्या उसकी सब्सिडरीज हैं और उसके जॉइंट वेंचर, मतलब किससे उसकी पार्टनरशिप है। तो कंपनी की सब्सिडरी, एक ही सब्सिडरी है, वो है हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसमें कंपनी की 100% होल्डिंग है। अब इसके बाद जॉइंट वेंचर देखें तो उनके पास कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड है, से पार्टनरशिप है, 50% पार्टनरशिप है। हरिदासपुर प्रादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड से 28.58% होल्डिंग है। कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड में 49.76% होल्डिंग है। बहरूच दाहिज रेलवे में उनकी 35.46% होल्डिंग है। अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड में उनकी 31.50% होल्डिंग है। एंड दिघी रोहा रेल लिमिटेड में 50% होल्डिंग है। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन की बात हो जाए तो कंपनी के पास 585 एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको वो 190 करोड़ सैलरी देते हैं, सब में बांट देते हैं। कंपनी अपने एवरेज प्रॉफिट का 2.8% कहाँ पर देती है, इसमें मैं लिख नहीं पाया, सॉरी। वो कंपनी स्पेंड करती है सीआरएस एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम उसके बाद बात करें इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में देखें, इंडस्ट्री का एनालिसिस करें कि इंडस्ट्री किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। तो इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है। भारत का जो रेल नेटवर्क है वो दुनिया का चौथे नंबर पर है, सबसे बड़ा। और ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 68,442 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। भारत में 22,000 ट्रेनें डेली चलती हैं, जिनमें से 13,313 पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, जो 2.3 करोड़ पैसेंजर्स को, और 8,000 फ्राइट्स ट्रेन चलती हैं, जो जो 13,313 पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, वो
2.3 करोड़ पैसेंजर को इधर से उधर कर सकती हैं। और जो 8,000 फ्लाइट्स ट्रेन चलती हैं डेट कैन कैरी वो 3.3 करोड़ टन ऑफ फ्राइट पर डे कैरी कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एवरी डे, ये इसमें एक थोड़ा सा जोक सा है कि जितनी ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन है उतनी तो भारत में रेलवे एक इतने इंसानों को एक दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट ही कर देती है। इट्स अ जोक सा पार्ट। अब हम थोड़े और देखें फोर्थ पॉइंट। तो 1111.14 किलोमीटर ऑफ प्रोजेक्ट आर रेडी इन। तो 2019-20 में 1111.14 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रेडी हुआ था, जो कि 2018-19 में सिर्फ 733 किलोमीटर था। इसमें जंप देखी जाए तो ईयर ऑन ईयर 51.59% की जंप है, जो कि बहुत अच्छी जंप है। और 1959.83 किलोमीटर ऑफ प्रोजेक्ट लेंथ। इतने प्रोजेक्ट लेंथ कब मेड हुआ था? 2019 से 20 में, पर वो 2018 में सिर्फ था 999.94। तो इधर भी डबल, हाँ, जंप वॉज 95.99% प्रोजेक्ट की लेंथ में, जो कि ये भी अच्छी बात है। इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। मतलब अभी जो हमारी इंफ्रा क्रिएशन की स्पीड है वो 7 किलोमीटर पर डे में इंफ्रा होता है, पर ये सरकार की 2022-23 तक 19 किलोमीटर पर डे करने की सोच है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। कंपनी का मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। जैसे गाड़ी के लिए उसका ड्राइवर ही सब कुछ है, इसलिए कंपनी के लिए मैनेजमेंट ही सब कुछ है। हम मैनेजमेंट की टॉक्स के बारे में देखेंगे कि उन्होंने कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस वगैरह क्या क्या बताई। तो कंपनी पहले स्ट्रेंथ बता रही है अपनी कि कंपनी को पहला उनका स्ट्रेंथ है कि उनको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट दे देती है, तो अच्छी बात है ये। सेकंड, कंपनी हैज़ रिफाइंड इज टेंडरिंग प्रोसेस बाय एप्लीकेशन मल्टीपल पैकेज टेंडर। कंपनी ने अपना जो टेंडर देने का प्रोसेस था वो उसमें चेंज कर दिया है, और उससे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? उनको फास्ट डिसीजन मेकिंग अच्छी हो रही है, उनकी डिसीजन मेकिंग फास्ट हो गई है, और उन्होंने उससे पैसे भी बचा रहे हैं बहुत। थर्ड, कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन टू अचीव हाई क्वालिटी। कंपनी के पास बहुत अच्छी मशीनरीज हैं जिनसे वो हाई क्वालिटी आउटपुट जनरेट करते हैं। अभी अभी कंपनी ने एक सब्सिडरी भी खोली है जो उनको आगे बहुत यूज़ में आएगी। वो सब्सिडरी क्या है? HSRC, अ सब्सिडरी ऑफ RVNL, इज पोइज्ड टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस। कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, और हाई स्पीड कॉरिडोर आगे वाले समय में जब ट्रेनों के हाई स्पीड कॉरिडोर बनेंगे तो उसमें मतलब ये RVNL इस कंपनी का यूज़ करेगी टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई स्पीड कॉरिडोर्स इन इंडियन रेलवे। अब हम बात करेंगे कंपनी के वीकनेस के बारे में। तो जो इसका स्ट्रेंथ थी पहली, वो इसकी पहली वीकनेस भी है। कंपनी इज़ डिपेंडेंट ऑन मिनिस्ट्री। कंपनी को डिपेंडेड है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उसको प्रोजेक्ट नहीं देगी तो उनको मिलेंगे भी नहीं, तो एक इनके लिए पहली वीकनेस है। सेकेंड, RVNL डज नॉट हैव द फ्रीडम टू प्लान एग्जीक्यूशन। क्या इनको रेलवे जो नियम बना दे उन्हीं हिसाब से इनको काम करना पड़ता है, इनके पास कोई फ्रीडम नहीं है। उन्होंने कह दिया कि इधर एक पिलर होगा तो उन्हें एक ही पिलर रखना है, ये ऐसे मैं बताना चाहता हूँ। अब इसमें तीसरा क्या है? चेंज इन अप्रूवल प्लान बाय रेलवे। कभी कभी रेलवे प्लान्स चेंज कर देती है, कभी इधर से निकालो, कभी पूरे इधर से निकालो, तो इनको रिजल्ट इन डिले, मतलब इनका टाइम वेस्ट होता है उससे। अब कंपनी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करती है, क्या क्या मौके हैं उनके पास फ्यूचर में। तो कंपनी सबसे पहले बताती है RVNL हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड मेजर वर्कशॉप फॉर इंडियन रेलवे इन फास्ट ट्रैक मोड। कंपनी बता रही है कि हमने बहुत सारे सरकार के प्लान को बहुत अच्छे से फास्ट ट्रैक मोड में कंस्ट्रक्ट किया है। सो इन फ्यूचर उनको बता रहे हैं कि उनको फ्यूचर में लार्ज बिल्डिंग से भी आ सकता है, हमारे लिए बिल्डिंग बना दो आप, फैक्ट्रीज और ETC, मतलब ये बिजनेस भी मिल सकती हैं। अब सेकंड देखें तो RVNL ग्रोथ इज़ अ मेजर प्रोवाइडर ऑफ वैरायटी ऑफ रेल इंफ्रा। कंपनी की जो मेन ग्रोथ का वो है, वो मैंने बताया आपको, रेलवे से कमाती है कंपनी मेन तो पैसा। तो इन्होंने क्या कहा, अगर ये भारत में इतने अच्छे रेल प्रोजेक्ट बनाती है तो
फ्यूचर में विदेश से भी इनको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। और अभी तीसरा पॉइंट ये है कि अभी अभी इन्होंने कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट को अच्छे से एग्जीक्यूशन किया है, तो इनको फ्यूचर में और भी मेट्रो प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। फोर्थ, कोई HRSRC की बात हो रही है कि इनको ये फ्यूचर में हाई स्पीड कॉरिडोर का इम्प्लीमेंटेशन यूज़ होगी और अपग्रेडेशन ऑफ सब रोड, मतलब कुछ हाई स्पीड जो ऑपरेशन है अभी सरकार कर रही है, जैसे कि चेन्नई से बेंगलोर, बेंगलोर से मिज़ोरम 130 किलोमीटर का ये रास्ते को सरकार हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने में कोशिश करेगी, बनाएगी जब, तो उनको HRRC से कंसल्ट तो करना ही पड़ेगा और शायद बिजनेस भी दे दें, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात करेंगे थ्रेट्स की कि कंपनी के पास क्या क्या, कंपनी को मतलब क्या क्या थ्रेट्स हैं कंपनी को लगते हैं कि हमारे पास ये थ्रेट्स हैं। फर्स्ट, इनके पास टेक्निकल मैन पावर नहीं है उतनी, और जो रेल सेक्टर है उसमें अच्छे एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं, और वो इनका थोड़े से कम है, कंपनी बता रही है खुद। कंपनी बोलती है लैंड एग्जीक्यूशन इशू रिक्वायर्ड, जो जैसे कोई वो बना रहे हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो रोड पटरी डाल रहे हैं, तो कभी कभी लैंड के जो उनको लेने पड़ते हैं ना, खरीदने पड़ते, तो उसमें कभी कभी लेट हो जाता है, और कभी कभी बहुत लेट हो जाता है, जिससे इनके प्रोजेक्ट हैम्पर्ड होते हैं। थर्ड, प्रोजेक्ट आर एडवर्सली इफेक्टेड ड्यू टू पुअर लॉ, ये हमारे कानून वैसे ही आपको पता है थोड़ा सा ढीला है, उसके चक्कर में इनके प्रोजेक्ट ढील हो जाती है कभी कभी, तो इनको देरी टाइम लग जाता है और बनाने में। और इन्होंने आखिरी बताया कि कभी कभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मना कर देती है, मतलब पहले तो काम चल रहा होता है, फिर वो और किसी को दे देते हैं सेंशन, तो इनसे ये भी इनका एक थ्रेट है। कंसर्न से चिंताएँ क्या क्या हैं कंपनी को, 2 चिंताएँ बताई हैं कंपनी ने। सबसे पहले तो जो इनका जो सप्लाई आता है रेल्स का, पटरियों का, वो सेल कंपनी से आता है, तो वो बहुत स्लो आता है, तो इसके चक्कर में इनको बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब बहुत स्लो आता है ना, तो इनको लेट हो जाता है प्रोजेक्ट बनाने में, और ये पिछले 2 सालों से इनके लिए चिंता का विषय। अब डिले इन लैंड एक्सक्यूशन, वही कंपनी कभी कभी बहुत देरी हो जाती है किसी लैंड को एक्वायर करने में ड्यू टू पुअर लॉ। अब छठ में की हम बात करें तो इसमें कंपनी ने अपना आउटलुक बताया है, क्या उनका आउटलुक है, तो कंपनी द लॉन्ग टर्म आउटलुक ऑफ अ कंपनी रिमेन पॉजिटिव, कंपनी बताया कि हमारा लॉन्ग टर्म आउटलुक तो पॉजिटिव ही है, और कंपनी ऑल्सो एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ इट्स सब्सिडरी, कंपनी अपना खुद तो एक्सपेंड कर ही रही रेल में, पर उसने और भी सब्सिडरीज अपनी और जॉइंट वेंचर है उनके साथ वो क्रेन्स का भी एक्सपोर्ट करने लगे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, और मैंने बताया ही आपको HSRC उनकी नई सब्सिडरी है, जिससे वो हाई स्पीड कॉरिडोर को फ्यूचर में इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ करेंगे। अब इसमें मिशन के बारे में बताया, तो उनका मिशन है टू क्रिएट स्टेट ऑफ आर्ट रेल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट ग्रोइंग डिमांड, मतलब जितनी सरकार की डिमांड हो कि आपको इतना इंफ्रा बढ़ाना है रेल, तो वो उनको अच्छे से बना पाए, ये इनका मिशन है। विजन क्या है कि टू इमर्ज एज द मोस्ट एफिशिएंट प्रोवाइडर ऑफ रेल इंफ्रा, कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव यही हूँ, मोस्ट एफिशिएंट, मतलब अगर किसी को रेल पटरी डालनी किसी कंट्री को, तो सबसे पहला नाम RVNL आए, ये इनका विज़न है। अब हम कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी के इक्विटी के जो पैसे होते हैं ना, जो हम आपसे आते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल कर रही है, तो वो पिछले 5 सालों में 14.85% से कंपाउंडेडली ग्रो हुआ है, 3 सालों में 16.96% से, और पिछले साल 19.17 से, जो कि एक अच्छा नंबर है। 20% के लगभग हो तो अच्छा है, पर ये इंफ्रा कंपनी है, इनमें ये कम रहता है। सेकेंड हम बात करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, तो ये कंपनी के 5 ईयर्स का 9.3% है, 3 ईयर में 13.46 है, और पिछले साल 13.58, मतलब ये लगातार बढ़ रहा है। तो कंपनी के पास पैसा आता है जो ऑपरेशनों से, उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पा रही है, और कंपनी का जो ROA है, मतलब कंपनी की जितनी मशीनरी उन पे कितना रिटर्न कमाती है, तो वो 8.69% है, तो थोड़ा कम है, पर ये इंफ्रा कंपनियों में अच्छा माना जाता है। अब हम बात करेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल में कि कंपनी अपना पैसा कैसे कमाती है। तो बिजनेस मॉडल में सबसे पहले हम देखेंगे इनके प्रोजेक्ट हैं, जो ब्रेकअप ऑफ प्रोजेक्ट,
कंपनी अपने 90% प्रोजेक्ट उनको रेलवे से ही मिलते हैं और 10 अदर्स से मिलते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे ब्रेकअप ऑफ एसेट। जो कंपनी का टोटल एसेट है उसका ब्रेकअप देखेंगे। तो सबसे पहले RVNL जो मेन इनकी वही है कंपनी, उसके बाद 69% एसेट ओन करती है वो। जो कच्छ रेलवे है वो 13% कंट्रीब्यूट करती है, हरिदासपुर 5%, कृष्णापट्टनम 6%, भाऊरुच 1% एंड अंकुल सुंग का जो भी नाम था वो 4% करती है। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू ब्रेकअप ऑफ जॉइंट वेंचर। जो कंपनी की जॉइंट वेंचर्स हैं उनसे कैसा रेवेन्यू आता है। जो कच्छ रेलवे 55% कंट्रीब्यूट करती है, हरिदासपुर 13%, कृष्णापट्टनम 16%, भाऊरुच 1% एंड अंकुल सुंग की वो 12% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है। अब हम इनके प्रोजेक्ट कंपोजिशन की बात करें कि मतलब कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिलते हैं वो किस यूज़ के लिए ज़्यादा मिलते हैं, मतलब क्या काम के लिए ज़्यादा मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंपनी को मिलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन करने के, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन करने के 55% प्रोजेक्ट मिलते हैं, फिर डबलिंग करने के 26%, गोएज कन्वर्जन के 14% और न्यू लाइन डालने के 3%। हमें इसके बाद देखेंगे कंपनी का ज्योग्राफिकल ब्रेकअप कैसा है। तो आप ये देख सकते हैं कंपनी चंडीगढ़ मतलब देश में हर एक जहाँ पर फैली हुई है। अब हम बात करेंगे कंपनी के कंट्री वाइज रेवेन्यू कंपोजिशन। बस कंपनी अभी कोई फॉरेन से तो कोई रेवेन्यू कमाती नहीं है, टोटल इंडिया से ही कमाती है। सॉरी ये मैंने 2 बार लिख दिया होगा, सॉरी। हाँ, तो अब हम बात करेंगे अदर इन्फॉर्मेशन की। कंपनी रिसीव्ड एन 12,326 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर एक्सपेंडिचर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। पिछले साल इनको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 12,326 करोड़ रुपए दिए थे एक्सपेंडिचर के लिए। सेकेंड नंबर कंपनी है 183, कंपनी के पास 183 प्रोजेक्ट थे 2020 के एंड में, जिनमें से 92 वो कंप्लीट कर चुके हैं, 91 अभी भी काम चल रहा है अंडर इम्प्लीमेंटेशन, और 5 प्रोजेक्ट को अभी सेंशन नहीं हुए, मतलब कुछ भी मतलब लिखा पढ़ी नहीं हुई। और कंपनी के पास 9.18 करोड़ के फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन में है, मतलब ये फ्लैट्स कंस्ट्रक्शन में आ चुकी है, पर धीरे धीरे अपना बिजनेस इसमें भी बढ़ा रही है। अभी इनके पास सिर्फ 9.18 करोड़ के फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन का काम है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि इनके पास पिछली साल ये लोन फ्रॉम IRFC पिछली साल एडिशनल अमाउंट ऑफ 14,007.96 करोड़ का इनको बोरोइंग आई थी IRFC से, और टोटल IRFC से इनकी जो टोटल रिसीव्ड हो गई थी वो हो गई थी 5,735.39 करोड़। अब इसमें एक मैं ख़ास बात बताना चाहूँगा जो आपको कोई भी नहीं बताता है। इसमें ये है जो प्रिंसिपल और द इंटरेस्ट इस बोरोइंग पे IRFC को पे करेगा वो RVNL पे नहीं करेगी, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे करेगी, कि उन्होंने ही इस लोन को सैंक्शन कराया है, बस वो RVNL की बुक से पास होकर गया है, तो इन पे एक प्रकार से लोन नहीं है। देखिए इन्होंने इसी साल 265.7 करोड़ को IRFC को दिए थे, पर वो पैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इन्हें दिए थे। तो यही बात है, ये लोन इनका बड़ा ज़रूर है, इसलिए तो बोरोइंग में अभी आपको देखना जंप दिखेगा, पर वो वैसी बोरोइंग नहीं है, वो IRFC से आया है, और वो किसने एक प्रकार से बोरोइंग किया है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने किया है, बस इनकी बैलेंस शीट से होकर गया है। इनके जो क्लाइंट्स हैं, मेजर क्लाइंट्स, वो इंडियन रेलवे है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज है। सरकारी एक प्रकार से इनसे बिजनेस कर पाती है। अब हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल्स सबसे पहले कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 5,869 करोड़ है, जो कंपनी को एक स्मॉल कैप कंपनी बनाती है। अभी हुई भी ये लिस्ट तो स्मॉल कैप है। अब हम कंपनी की बात करेंगे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले बैलेंस शीट में आपको देखना चाहिए टोटल एसेट किस हिसाब से बढ़ रहा है। टोटल एसेट 2018 में 8,284 करोड़ था, 2019 में 12,089 करोड़ हो गया, जो 2020 में 12,391 करोड़ हो गया, और जो सितंबर 2020 में 12,502 करोड़ हो गया। कंपनी मतलब अपने एसेट्स बढ़ा रही है। अब कंपनी के फिक्स एसेट एक प्रकार से सेम ही है, क्योंकि कंपनी को इतना खर्चा करना नहीं पड़ता। ये हाई डिविडेंड स्टॉक है, ये बहुत डिविडेंड देते हैं, क्योंकि उनको इतना खर्चा ग्रोथ पे करना नहीं पड़ता।
अब हम कंपनी के बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के पास कितना कर्जा है, तो कंपनी का कर्जा लगातार बढ़ रहा है। ये कर्जा एक तो मैंने बता ही चुका है, IRFC से लोन इनको आया, प्लस क्या है वो इनकी बैलेंस शीट में तो जुड़ गया ना, मानी वो उनको देना नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे देगी, पर वो इनकी बैलेंस शीट में जुड़ा है अराउंड 1400 करोड़। फिर भी इनकी बोरोइंग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये इंफ्रा कंपनी है, इनको बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और कंपनी की रिज़र्व मतलब कंपनी रिज़र्व रखती है कुछ पैसा कि कोई दिक्कत आ जाए तो इससे वो चुका दे। तो कंपनी के रिज़र्व भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, जो कि अभी सितंबर 2020 में 3,360 करोड़ थी, और सितंबर 2020 में इनकी बोरोइंग 4,792 करोड़ थी। कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ रही है, और ये कंपनी की इन्वेस्टमेंट इनके ही जॉइंट वेंचरों में है, तो ये कोई अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्हीं के जॉइंट वेंचरों में इनकी इन्वेस्टमेंट है। ये टोटल लाइबिलिटीज़ और टोटल एसेट तो आपको सेम ही दिखाएगा, क्योंकि एक अकाउंटिंग का फॉर्म, अकाउंटिंग की वो होती है कि ये सब चीज़ें सेम रहती हैं। तो अब हम बात करेंगे कंपनी करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है, जब आप कंपनी की टोटल एसेट्स को भेज दो, टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ को जब आप माइनस करोगे तो करंट रेशियो मिलता है। करंट रेशियो को सस्टेनेबिलिटी बताता है, और कोई नियर फ्यूचर में कोई दिक्कत आ जाए, कंपनी का बिजनेस ठप हो जाए, तो कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ चुका पाएगी या नहीं। तो ये मतलब इनके पास इनके जो एसेट्स हैं वो 3 गुने हैं लाइबिलिटीज़ के, जो कि ये अच्छी बात है। अब कंपनी का डेट टू इक्विटी देखें तो डेट टू इक्विटी 0.88 है, और ज़्यादातर ये 1 से कम होना चाहिए, मतलब थोड़ा इनके पास डेट ज़्यादा है, डेट ज़्यादा है, पर वो 1 से नीचे डेट टू इक्विटी सही माना जाता है, तो इनका सही है। अब फिफ्थ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब इतना उनके पास डेट है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है 10.92, जो कि एक रीज़नेबल सही है। अब हम कंपनी तो अब हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें बताता है कि कंपनी की अर्निंग, रेवेन्यू वगैरह कैसे चल रहे हैं। 2018 में कंपनी की सेल्स 7,597 करोड़ थी, जो 2019 में 10,069 करोड़ हो गई, और जो मार्च 2020 में 14,531 करोड़ हो गई। इस साल ये ट्रेलिंग 12 मंथ का है, अभी इसमें मार्च वाला जुड़ा नहीं है, मार्च 2021 का, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, हम अभी मार्च 2020 तक ही बात करेंगे। तो इनकी सेल्स समथिंग 2018 से 20 के बीच में दुगनी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट का देखें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है जब टोटल सेल्स में आप वो एक्सपेंसेस माइनस कर लें। एक्सपेंसेस भी कंपनी के साथ साथ बढ़ रहे हैं, पर ठीक है, कोई एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे क्योंकि खर्चा तो होगा ही होगा। तो अब अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो 2018 में, मार्च 2018 में 382 करोड़ था, जो मार्च 2020 में 770 करोड़ हो गया, मतलब डबल हो गया एक प्रकार से। तो ये इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले 2 सालों में डबल हुए हैं, जैसे इनकी सेल्स डबल हुई इसलिए प्रॉफिट भी हुई है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो इनका 5% कंटिन्यूटी स्टेबल है 5% पे। अब अदर इनकम देखी जाए तो अदर इनकम 331 करोड़ थी मार्च 2018 में, जो अदर इनकम मार्च 2020 में थोड़ी गिर कर, मतलब समथिंग 100 करोड़ गिर के 246 करोड़ हो गई है। हमको अदर इनकम से नहीं, मेन सेल्स से देखनी चाहिए कितनी आती है। अब हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2018 में 664 करोड़ था, जो मार्च 2019 में 839 करोड़ हो गया, और जो मार्च 2020 में 954 करोड़ हो गया। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और टैक्स इनको पहले 2018 में 14% देना पड़ा, फिर 18%, फिर 20%। ये सरकारों की स्कीमें चेंज होती रहती है इसलिए। पर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो वो 2018 में 570 करोड़ था, जो 2019 में बढ़कर 688 करोड़ हो गया, और जो मार्च 2020 में बढ़कर 753 करोड़ हो गया। कंपनी मतलब कंपाउंडेडली अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। अब हम बात करेंगे कंपनी के कैश फ्लो टू प्रॉफिट रेशियो। कैश फ्लो टू प्रॉफिट रेशियो में बताता है कि कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रही है, सच में उस कैश जनरेट कर पा रही है नहीं। उसने दिखा तो दिया कि हमारे पास 100 करोड़ रुपए आए हैं, पर सच में आए हैं या नहीं बैंक अकाउंट में, वो हमें बताता है कैश फ्लो टू प्रॉफिट रेशियो। ये 5 साल का एवरेज इनका है -0.5, मतलब अगर इन्होंने 1 रुपये की सेल्स की है तो इनको
₹0.5 देना ही पड़ा है। ये ज़्यादातर आपको इंफ्रा कंपनियों में कमी माइनस में देखने को मिलता है, क्योंकि इंफ्रा कंपनियों का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब हम कंपनी के अब आगे देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कंपनी 2020 का बता रहा हूँ मैं, ये 273.8 करोड़ था। मतलब कंपनी के पास कितना पैसा है अकाउंट में प्लस उनके हैंड में कितना यूज़ है, मतलब इससे कंपनी ग्रोथ आगे कर सकती है। अब हम कंपनी का डेब्टर डेज देखें तो डेब्टर डेज होता है कि कंपनी का पैसा कितने दिन में लौट आता है, मतलब उसने कोई चीज़ बेची तो पैसा कितने दिनों में आता है। तो पहले 2018 में 34 डेज़ में आता था, जो अब कम होकर 21 डेज़ में आने लगा है, जो कि अच्छी बात है। अब हम कंपनी के कंटेंजेंट एसेट देखेंगे। कंटेंजेंट एसेट वो होते हैं जो कंपनी कोर्ट में जाके केस करती है कि जो हमारे केस हैं एसेट्स हैं, मतलब एक कोई केस चल रहा है, अगर वो जीत जाएंगे तो उनके खाते में उनके बैलेंस शीट में 860.83 करोड़ के एसेट जुड़ जाएंगे, और जो भी केस पेंडिंग है कोर्ट में वो 500 करोड़ के लगभग के केस हैं। इस साल जो केस चल रहे थे 500, अगर ये केस जीत जाएगी तो इनके में 500 करोड़ बढ़ जाएंगे। अब हम बात करेंगे कंटीन्यूड लायबिलिटी। जिस प्रकार कंटीन्यूड एसेट हमारे पास एसेट बढ़ जाते हैं, और कंटीन्यूड लायबिलिटीज़ वो होती है कि कभी आपको पैसा देना भी पड़ सकता है। इसमें भी केस चल रहे हैं, तो अगर कंटीन्यूड लायबिलिटीज़ में जो हार गए केस तो इनको 2745 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये केस बहुत सारे बिल्डर्स कर देते, सब कोई कर देते, भाई केस क्या है, इस गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी से कौन जीतेगा आपको लगता है। तो आप इनको भी इग्नोर कर सकते हैं। वैसे केस पेंडिंग और कोर्ट लायबिलिटीज़ में इनके 575 करोड़ से चल रहा है। अगर ये कोर्ट केस हार गए तो 575 करोड़ इनको पैसे देने पड़ेंगे, पर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सम अदर इम्पोर्टेंट डाटा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सम बता ही दिया है मैंने। अब टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो कंपनी का बिल्डिंग है, सब बिल्डिंग फैक्ट्री वगैरह, तो इनके पास 16.56 करोड़ की हैं। ये आपको लगेगा इतनी बड़ी कंपनी 16.56 करोड़ की एसेट्स है, पर नहीं, ये राइट ऑफ एसेट्स इशू बता रहा है इनके है 265 करोड़ के। अब इन्होंने 265 करोड़ के एसेट इसी साल गिरवी रखे हैं, नहीं तो इनके जो एसेट होते वो लगभग 280 करोड़ के थे, पर उन्होंने 265 करोड़ के एसेट गिरवी रखे हैं पैसे उठाने के लिए। मैंने कहा ना आपसे, इंफ्रा कंपनियों को बहुत पैसा लगता है। ठीक है, आप इसको भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा और रिसर्च कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। इनकी जॉइंट वेंचर बताया था मैंने, 5 जॉइंट वेंचरों में करे हैं रेलवे में, उनमें इनकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, वो है 15,084.93 करोड़, जो इनको अच्छा रिटर्न कमा के देती है। अब टोटल फाइनेंशियल एसेट देखिए, मतलब टोटल एसेट इनके पास है 4,615 करोड़ का, और टोटल फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ देखें तो वो है 6,667.59 करोड़ की। मतलब इस कंपनी की लाइबिलिटीज़ एसेट से ज़्यादा हैं। पर मैंने आपसे कहा है ये इंफ्रा कंपनी है, प्लस ये सरकारी कंपनी है, तो ये दूसरी कंपनियों का डेट भी ले लेती हैं, अपनी बैलेंस शीट में जोड़ लेती हैं। ऐसे आप मैं सुबह नहीं स्टार्टिंग में बताया था कि इसके पास IRFC का लोन पास हुआ है, पर इनकी बैलेंस शीट में आ गया है। तो आप ये गवर्नमेंट कंपनियों से थोड़ा देख सकते हैं, इनमें दिक्कत थोड़ी रहती है, पर ये दिक्कत कभी आती नहीं है। आप अगर ये प्राइवेट में हो तो उनकी कोई हेल्प नहीं करेगा, गवर्नमेंट कंपनी की गवर्नमेंट हेल्प कर देती है। अब हम बात करेंगे लीज रिसीवेबल, मतलब ये करंट, अभी जो इनका करंट होता है 1 साल के अंदर, तो अभी इनका कितना पैसा आना है, मतलब बिल अभी पैसे आए नहीं है, वो है 265.74 करोड़, बहुत पैसा अभी इनका आना है। और आप ये अगर नॉन करें, मतलब 12 महीनों से पुराना देखें तो वो 13,086 करोड़ रुपए इनके आने हैं अभी भी, जो कि है। और एक चीज़ नई चीज़ हमने इसमें पढ़ी थी इसके एनुअल रिपोर्ट में, कि अनबिल्ड रेवेन्यू अभी इनका, मतलब ये इसमें बैलेंस शीट में ये रेवेन्यू नहीं, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में ये रेवेन्यू जुड़ा नहीं है अभी, मतलब इसका बिल नहीं मिला है, इसलिए इन्होंने रेवेन्यू जोड़ा नहीं है, नहीं तो 15,179 करोड़ रुपए और इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जुड़ जाएंगे। अब हम कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की सबसे पहले हम देखिए फिजिकल परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। तो आप ये देख सकते हैं प्रोजेक्ट डिलीवरी इन लास्ट 5 ईयर, जो उन्होंने प्रोजेक्ट कितने डिलीवर किए,
वो 2015-16 में इन्होंने जो न्यू लेन वाले थे वो 259 करोड़ किए थे और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का 266 करोड़। और जो इस पिछले साल 2019 से 2020 में इन्होंने न्यू लेन जो वाले 800 करोड़ किए, मतलब ऑलमोस्ट दिस वॉज 3 to 4 टाइम्स। और इलेक्ट्रिफिकेशन इन्होंने पिछले साल किया था 1279 करोड़ का, जो ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स हो गया है। आप देख सकते हैं कंपनी कितनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। और प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, ये सरकार का प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर है जो उन्होंने दिया था आरवीएनएल को, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे देती है, जो 15-16 में 2015-16 के बीच में 5000 करोड़ का था, जो 1920 में 16,000 करोड़ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स तक। कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो वो पिछले 5 सालों से 35.84 से कंपाउंडेडली हो रही है, 3 साल में भी 34.89 से, और पिछले साल और ज़्यादा हुई है, वो हुई 44.44% से। सेल्स ग्रोथ बहुत हाई है, अच्छी कंपनी है। अब हम कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों से 33.58% से प्रॉफिट ग्रोथ हो रहे हैं, और पिछले 3 सालों का देखा जाए तो 27.44%। ये एनुअल कंपाउंडेडली एनुअल रिटर्न है, CAGR। और पिछले साल 30.21% से प्रॉफिट ग्रोथ हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो शेयर बढ़ रहा है या नहीं। तो शेयर अभी पिछले साल ही लिस्ट हुआ है और उसी एक ही साल में इसने 72% के रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न है। अब हम आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी चीज़ सस्ती खरीदोगे जब भी फ़ायदा होगा। आपने किसी चीज़ की वैल्यू 100 रुपये है, अगर आपने उसको 50 में ले लिया तो ऑलमोस्ट आपके जब वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे ही आएगा तो ही आपको 2 टाइम्स हो जाएंगे आपके पैसे। इसलिए वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई अच्छी कंपनी लेना तो सब जानते, पर किस प्राइस पे लेना जानते वो नहीं जानते। ये हम बताएंगे। तो ये पैग रेशियो होता है जब आप कंपनी के पी रेशियो को उसकी ग्रोथ से डिवाइड करोगे। क्या है, पी रेशियो तो सब जानते हैं पर पैग रेशियो बहुत कम जानते हैं। क्या है, कंपनी पी अपन को लगता है आज 30 है, पर कंपनी की ग्रोथ भी तो देखो कि वो 30-40% से ग्रोथ कर रही हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी का पैग रेशियो 0.39% है, मतलब अभी मार्केट ने इसकी एबिलिटी को पहचाना नहीं है, मार्केट इसको हायर वैल्यूएशन अभी नहीं दे रही है। अब हम बात करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू की। प्राइस टू बुक वैल्यू होता है कंपनी अपने आप को, अगर टोटल उसने अपने एसेट बेच दे, एसेट से लाइबिलिटीज़ पूरी बेच दे, तो कंपनी के पास कितना पैसा बचेगा। मतलब उसके पास 100 रुपये के एसेट्स हैं, अगर 90 रुपये की लाइबिलिटीज़ है तो 10 रुपये उसकी बुक वैल्यू है। अगर वो अपने आप को बेचने आएगी तो 10 रुपये में बिक जाएगी। तो प्राइस टू बुक वैल्यू, और उसका प्राइस भी कितना है, तो अगर अपन प्राइस को जब उसकी बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो हमको प्राइस टू बुक वैल्यू मिलती है, पीवी रेशियो। ये कंपनी का 1.08% है, अराउंड 1-2% होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब हम आखिरी बात देखेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू फार्मूला। इंट्रिंसिक वैल्यू फार्मूला मुझे सबसे अच्छा लगता है, ये बेंजामिन ग्राहम ने दिया है और बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। ये निकलता है जब आप कंपनी की फ्यूचर 5 ईयर की ग्रोथ को, ये फार्मूला दिया है मैंने, फ्यूचर 5 ईयर की ग्रोथ को जब आप 2 से इंटू कर देते हैं प्लस 8.5 करके उसकी आज की ईपीएस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ये फ्यूचर वैल्यू होती है, तो इसकी ये वैल्यू निकली है 241। मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से आज इसकी वैल्यूएशन, जैसे आप 5 साल आगे की सोच रहे हो उस हिसाब से 241 होनी चाहिए। तो कंपनी आज तो 30 रुपीज़ का शेयर है, पर इसकी 241 होनी चाहिए। तो यही सब मैंने आपको सब कुछ बता चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और आप ये हमारे ब्लॉग पेज पे जाके भी पढ़ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये मेरा ही ब्लॉग पेज है। आप इस पे जाके भी जो मैंने बताया आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं।